बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का एक आर्ज़ी माहिदा मौजूद है। अभी 25 तारीख को दोबारा सीटिंग होनी है, हफ्ते वाले रोज़ है। 25 अक्टूबर को टर्की के अंदर दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें उसके ख़ुद-व-ख़ाल वाज़े किए जाएंगे। इसको हतमी तौर पर किस तरह से इंश्योर किया जाएगा, हतमी तौर पर क्या क्या श्योरिटीज़ दोनों साइड से मांगी जाएंगी, ये तो हमें उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या अफ़गान सरज़मीन पे पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर जो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ होती हैं पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर, और इसका मुकम्मल ख़ात्मा किया जा सकेगा? पाकिस्तान ये जो नेगोशिएशन टेबल है उसके ऊपर ये पॉइंट किस तरह से मनवा सकता है और कितनी बार के साथ मनवा सकता है? जो माजी है नाज़रीन इन दोनों ममालिक के माबैन, अगर उसको देखा जाए तो जो रिसेंट पास्ट में डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक तो टीटीपी का जो स्पिल ओवर है, अगर ओवरऑल पाकिस्तानी इलाकों में है, उसको अच्छे से ना माजी में रोक पाई है हुकूमत, ना ही अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें भी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट टीटीपी को नहीं रोक पाई है। अब वो जब पहली सिटिंग हुई है उसमें भी वो क्लियर कर चुके हैं कि 100% वो कंट्रोल नहीं कर सकते टीटीपी को। तो क्या ये श्योरिटी तो 100% की नहीं दी जा रही, ख़तरा मौजूद रहेगा कि अगर कोई ग्रुप्स दोबारा खुदा न खास्ता बॉर्डर पे इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो टीटीपी को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट किस हद तक कामयाब रहती है अफ़गान गवर्नमेंट? और अगर इस तरह की कोई कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे कि कल ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि ये तब तक जो सीज़ फायर है चलता रहेगा जब तक वायलेशन दूसरी साइड से नहीं हो जाती। तो अगर कोई वायलेशन की सूरत हाल होती है तो मामला किस नहज पे जाएंगे? और इन इलाकों के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं अफ़गान हुकूमत की मर्ज़ी के साथ की जा रही हैं या मर्ज़ी के बग़ैर की जाएंगी, और अभी भी क्या उस पर अफ़गान गवर्नमेंट का कितना कोई इन्फ्लुएंस है, इस सब पे डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। और सबसे अहम चीज़ कि इस सब में पाकिस्तान का अब किरदार क्या होगा? पाकिस्तान ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अनाउंस तो कर दी है। कल हमारे एयर मार्शल साहब ने अगेन डिटेल में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात कर दी है, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान का इस पे रिएक्शन क्या होगा आने वाले दिनों में, और किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है अफ़गान गवर्नमेंट पे? 25 तारीख को क्या होने जा रहा है, इस सब पे भी बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे सियासत की। सियासत पे अगर बात करेंगे तो फिर पीटीआई पे तो डेफिनेटली बात होगी, क्योंकि वाहद जो सीरियस अपोजिशन तो यही रह गई है। अब जलसे जुलूसों की बात भी की जा रही है, एजिटेशन की सियासत की जा रही है, सड़कों पर निकलने की बात की जा रही है। स्पेशली 25 तारीख के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं मेरे साथ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे और कुछ खबरें आप तक भी पहुँचानी है जो बड़ी बावसूख ज़राए से पहुँची हैं। इस पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। आ जाते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फायदा फॉर इनवाइटिंग। सर, दुनिया में किसी भी मुल्क को अगर टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन फेस करना पड़ती है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी जो हम देख रहे हैं पिछले दिनों से, जिस तरह से हमारी जो हमसाया मुल्क है वो जाके भारत की गोद में बैठ गया, फिर वहाँ से जिस तरह से थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स आई थी, अब आपको क्या लगता है कि भारत प्रॉक्सीज के थ्रू तो पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहा था, डायरेक्टली भी उसने वॉर करके एक दफ़ा देख लिया, अब वो वाया अफगानिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान के सामने आ रहा है, अगर एक बॉर्डर को गर्म किया जाता है तो क्या भारत उसका फ़ायदा उठाएगा, या बाकायदा स्ट्रेटजी के तहत एक बॉर्डर को गर्म करके दूसरे बॉर्डर को भी गर्म करके पाकिस्तान को जो टू फ्रंट वॉर की तरफ ले जाया जाएगा? खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन होती देख रहे हैं? जी थैंक यू फायदा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और देखिए, ये हिंदुस्तान ने आज का नहीं किया है, ये अशरफ गनी और करज़ई की जब हुकूमत थी उस वक्त भी यही था। और डिक्लेयर्ड अमाउंट है इस वक्त मैं बता सकता हूँ आपको 2001 जब तालिबान ने छोड़ा था जी। और जब 2021 तक 20 सालों में हिंदुस्तान ने ऑफिशियली जो उनकी फिगर है वो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान के अंदर, रोड की, की नेटवर्क्स की, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल। वो गुडविल अर्न करना चाहते थे लोगों की और उनकी हुकूमत की, और मदद भी करना चाहते थे। और वो क्यों करना चाहते हैं, ये बुनियादी तौर पर हमें बैकग्राउंड इसका देखना पड़ेगा कि ये एक जिसको कहते हैं ना कैश स्टार्व्ड कंट्री है, यानी इनके पास कैश नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनली आप पिछले बहुत दूर ना जाएं, मुगलों ने, उससे पहले मंगोल ने, सब ने इन पर इसी एरिया से आकर हिंदुस्तान पर इन्वेड करते थे और यहाँ से लूटमार करके महाराजों से और जो यहाँ पे प्रिंस होते थे और या जिनकी हुकूमत होती थी इंक्लूडिंग मुगल्स वगैरह, उनसे ये नकदी जवाहरात और सब कुछ लूट के ले जाते थे। जितना अर्सा चलता था चलते थे, फिर दोबारा इन्वेड करते थे। तो ये क्योंकि कैश डेफिशिएंसी हमेशा रही है, तो ये एक किस्म का वे ऑफ लाइफ है।
यहाँ पे इंस्टेबिलिटी उनके हक में रहती है। स्टेबिलिटी हो जाए फिर दुनिया का फोकस नहीं रहता। जब तक इंस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में, दुनिया इन पर फोकस रखती है, चाहे वो एक ग्रुप को फंड करे या दूसरे ग्रुप को फंड करे। 20 से 21 यहाँ पे ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ आर्म्ड ग्रुप है, जो यानी कि कोई किसी की अलायंस रशिया की तरफ है, किसी की चाइना की तरफ ज्यादा हमदर्दी है, कुछ मिडिल ईस्ट के दोस्तों की तरफ ज्यादा एसोसिएशन रखते हैं अपनी, कुछ इंडिया कुछ पाकिस्तान। तो ये पुश एंड पुल पावर हब्स हैं, ये एक दूसरे को पुश एंड पुल करते रहते हैं। और ये एक जो अफसोसनाक बात ये है कि ये एक हद से ज्यादा एक दूसरे को डिमोलिश या जिसको एलिमिनेट नहीं करते। और वो इसलिए नहीं करते कि अगर एक हद से ज्यादा उन्होंने ताकत इस्तेमाल की तो कल दूसरा ग्रुप आके उनके खिलाफ भी यही करेगा। और ये इसलिए भी नहीं करते कि जैसे अब तालिबान की हुकूमत है, टीटीए जिसको मैं कहता हूँ, तालिबान अफगानिस्तान जो है, वो ज्यादा इसलिए नहीं करते कि 2 या 3 या 4 ग्रुप मिलकर उन्हें टॉपल ना कर दे। यानी अगर उन्होंने टारगेटिंग की तो वो ग्रुप आपस में मिल जाएंगे, फंडिंग पहले ही कोई मसला नहीं है। तो अब हिंदुस्तान का, मैं आपको जल्दी आते हैं इसके टॉपिक पे कि हिंदुस्तान कैसे कर रहा है। देखिए, हिंदुस्तान वो है जिसने जो ही ये तालिबान की हुकूमत आई थी 2021 में, 4-5 साल पहले, तो ये बहुत ज्यादा कॉन्सुलेट थे और एम्बेसी थी। हिंदुस्तान ने अपनी एम्बेसी फौरन बंद की। हेरात में, जलालाबाद में, तमाम शहरों में इन्होंने इंक्लूडिंग काबुल अपनी जो बंद कर दिए थे एम्बेसी और काउंसलेट जनरल। और उससे पहले काउंसलेट जनरल क्यों थे? पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए। अच्छा, बंद क्यों किए थे? कि जी अब ये दहशत गर्दों की हुकूमत आ गई है। उसी दौरान इनका एयर इंडिया का एक जहाज हाईजैक हुआ तो अफगानिस्तान ले जाया गया, तो इन्होंने कहा हम बदला लेंगे, अफगानिस्तान ने किया है। इनका जर्नलिस्ट मारा गया दानिश सिद्दीकी, उसका नाम लिया कि इन्होंने किया है। फिर इनकी एम्बेसी में धमाका हुआ तो फिर इन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे। लेकिन आप देखिए, जो ही हमारा उस वक्त तक ये तकरीबन साइलेंट रहे और जो ही हमारा मई का जो हुआ सबक का मौज हिंदुस्तान के लिए सबक सिखाया गया, फौरन उन्होंने अपने सारे गिले शिकवे दूर किए, अपने सारे ग्रीवेंसेस दूर किए। और ये वो ज़ाहिर हुकूमत के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन शुरू की जिसको वो कहते हैं ये टेररिस्ट हैं, ये औरतों के हकूक नहीं करते, यहाँ पे जुल्म होता है औरतों पर, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, ड्रग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वेपन्स एक्सपोर्ट करते हैं। सारे पिछले उन्होंने गिले शिकवे बुलाकर अलायंस शुरू कर दिया और फंडिंग शुरू कर दी। अब ये सिर्फ गुडविल है, जैसे मैंने कहा। और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो एज अ प्रेशर टैक्टिक इसको पहले भी यूज करती आई है। और आई एम श्योर इन्होंने जाके कहा होगा कि जी आप क्या पैकेज देते हैं, वरना पाकिस्तान तो हमारे हाथ में या हमारे कॉन्टेक्ट में है ही है। तो ये अफसोसनाक बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपके सवाल की तरफ, कंक्लूजन की तरफ मैं आता हूँ ये कहते हुए कि हिंदुस्तान के फेवर में जाता है। जो आपने कहा था ना, 2 फ्रंट स्ट्रैटेजी हिंदुस्तान को सूट करती है। और मैं एक दफा आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ और बाकी जगह मैं ये कहता हूँ कि हमारे हक में नहीं है, क्योंकि हमारी चॉइस नहीं है। हमने विलिंगली नहीं ऐसा किया, जो हमने स्ट्राइक्स किए हैं और जो प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज की है, ये कोई खुशी से नहीं किया है। क्योंकि हम रोजाना जनाजे उठाते थे तो हमने कहा आपको पता लगना चाहिए कि जब इस तरह का हमला होता है तो उसकी आपको भी कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ जो अमन हो गया है, क्योंकि ये इंडिया सिर्फ पूरी दुनिया में सेलिब्रेट कर रहा था कि हमने जो हम नहीं कर सके वो हमने वेस्टर्न बॉर्डर पर अनरेस्ट क्रिएट करके कर दिए। उम्मीद रखते हैं कि ये प्रोलॉन्ग हो। और जो आप इस्तांबुल की बात करी थी कि अगला वहां पे होना है मीटिंग, मुझे लगता है कि हमने क्योंकि कीमत एक उनसे डिमांड की है, अब शायद इतनी बड़ी कीमत तालिबान को पता होगा कि हमारी कैपेसिटी है और हमारा हौसला भी है, तो अब उम्मीद है कि वो कंटिन्यू रखना चाहेंगे इसको उनकी इंटरेस्ट में, इन स्पाइट ऑफ इंडिया की बहुत बड़े इंसेंटिव्स हैं उनके लिए। लेकिन चिश्ती साहब, ये इंडिया की पूरी कोशिश तो होगी कि अपने तमाम तर वसाइल को वो इस्तेमाल करे, अफ़गानिस्तान के रास्ते उन ग्रुप्स की मदद करके, स्पेशली वो ऐसा इंगेज करे पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर कि उसकी अगर दोबारा इंडिया के साथ इंगेजमेंट होती है पाकिस्तान की तो 2 फ्रंट की, जैसे अभी हम बात करें, एक सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। बहरहाल जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि 2 फ्रंट अगर ओपन हो जाते हैं तो ये सिचुएशन किसी भी मुल्क के लिए, बड़े से बड़े मुल्क के लिए भी ये ईजी सिचुएशन नहीं होती है, टफ टाइम मिलता है। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? स्ट्रेटजी मेकर्स की अगर बात करें तो स्ट्रेटजी को लेके, 2 फ्रंट्स को लेके, स्पेशली जो इस वक्त एक नेक्सस बन रहा है जिसमें रूस है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, भारत है, तो इस नेक्सस को लेके हमारी स्ट्रेटजी जो इस वक्त चल रही है, आपके ख्याल में ठीक है, मुतमईन है आप इस स्ट्रेटजी से, या इसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए? देखिए फायजा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो 2 फ्रंट के लिए ना डेवलप की गई हैं, ना हमारी वॉर स्ट्रेटजी ऐसी है, ना हमारे डिज़ाइन में शामिल है कि हमने किसी 2 मुल्कों पर हमलावर होना है या 2 के खिलाफ ऑफेंस लॉन्च करना है। पहली तो हम ये बात आप क्लियर कर लें। हमारा इंडिया ही फोकस रहा है, हमारे ईस्टवर्ड थ्रेट ही हम केटर करते आए हैं, तो ये एक तो हमारी इंटरेस्ट में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2 फ्रंट कन्वेंशनल जंग लड़ना फिर भी एक किसी कैटेगरी में आता है। एक तरफ आप कन्वेंशनल जंग लड़ रहे हो हिंदुस्तान की तरफ, और दूसरी तरफ
अनकन्वेंशनल का मतलब ये है कि गुरिल्ला वॉरफेयर है, टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, उसकी जंग लड़ना बहुत चैलेंजिंग होता है। और ये हमारे लिए नहीं है सिर्फ, मैं आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए एक फ्लैशबैक कराता हूँ बड़ा क्विक। वियतनाम की जंग 1954 से शुरू हुई थी, 1975 तक रही थी, 21 साल तक। अमेरिका ने आके जब वियतनाम पर हमला किया, अब जाहिर है जो वियतनामी थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे और हाइडिंग और डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, अमेरिका फ्रंट पर आकर लड़ रहा था। 21 साल के दौरान वियतनामी 33 लाख मारे गए थे और सिर्फ 58,000 अमेरिकन मारे गए थे। यानी कंपैरिजन करें 21 सालों में इतनी जाने 33 लाख देने के बावजूद अमेरिका शिकस्त का पुल बैक करके चला गया। क्यों? क्योंकि ये जो वियतनामी थे वो गुरिल्ला टैक्टिक्स कर रहे थे, वो नजर नहीं आ रहे थे, वो अपने आप को रीलोकेट कर लेते थे, वो एक जगह छोड़कर रीग्रुपिंग किसी और जगह कर लेते थे, टाइमिंग डिफरेंट कर लेते थे, लोकेशन टारगेट की चेंज कर देते थे, टैक्टिक्स बदल लेते थे। इसमें ये फर्क होता है। तो जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि हम कर सकते हैं लेकिन नॉट बाय चॉइस, बाय कंपल्शन। और लॉन्ग टर्म में अगर मुझे पूछे एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर हमें करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कई कह रहा हूं कि हमें फौरी तौर पर वेस्ट को एंगेज करके फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, देखिए अभी हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कैसे हुई है हमने हिंदुस्तान को भी बता दी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और अफगानिस्तान की हुकूमत को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ये बताई है कि इतने अरसे में अफगानिस्तान की हुकूमत, खासतौर पर तालिबान जो रूल कर रहे हैं काबुल, ये समझते थे कि पाकिस्तान में दो कमियां हो सकती हैं। एक, शायद इनकी सलाहियत नहीं है। अगर उनको ये यकीन था कि इनकी सलाहियत ये है, तो फिर उनको ये शक था कि शायद इनमें हौसला नहीं है, ठीक है, हमारे पेनिट्रेट, इतनी डीप पेनिट्रेट करके मैसेज कर सकें। हमने वो भी दिखा दिया कि हमारी सलाहियत भी है, हमारा हौसला भी है, दोनों कीमतें हैं। इसको मैं कहता होता हूँ इंडिया के खिलाफ भी, और इधर भी मैं ये कहता हूँ कि ये होती है प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज करना दुश्मन पर। जब आप प्रोहिबिटिव प्राइस बताते हैं कि अगर मैं आपके नाक से खून बहेगा मेरे मुक्का मारने पर, तो हो सकता है मेरे सर से भी खून निकले फिर बाद में, ये होती है प्राइस, वो हमने इंपोज कर दिया है। अब हमारी जिसको कहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, हमें ये कंक्लूड करना चाहिए बाय एंगेजिंग देम कि जनाब आपको पता लग गया, हमारी हौसले का भी पता लग गया, हमारी सलाहियत का भी पता लग गया, तो अब आप टेबल पर आएं और इसको पीसफुली करें। नहीं करने की सूरत में तो कीमत हमने उनको बता दी है जो पहले कभी नहीं बताई थी। ये अनयूजुअल है जो इस वक्त सिचुएशन हमारे फेवर में है, और लॉन्ग टर्म मैं यही तवक्को करूंगा, और मैं जाहिर एक रेकमेंड भी यही करूंगा एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी कि इसको कंक्लूड करना चाहिए ताकि हम उधर ही फोकस करें जिधर हमारा फोकस बनता है। चिश्ती साहब, एक कॉन्सेप्ट सुनते हैं, वैगनर ग्रुप जैसा कॉन्सेप्ट है, ब्लैक वाटर जैसा कॉन्सेप्ट है, मेरा ख्याल कह लीजिए, इसको मेरी पर्सनल ओपिनियन कह लीजिए, या इसको या ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, इसको जो भी कह लीजिए, ये जितने भी दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वहाँ पे कॉपरेशंस हैं बेसिकली। मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि ये दहशतगर्द ग्रुप ये किसी की हिमायत के बगैर या वहाँ की गवर्नमेंट की हिमायत के बगैर चलते हैं। ये कॉपरेशंस मुझे पर्सनली लगते हैं। दे जस्ट लाइक द वैगनर ग्रुप्स या दे जस्ट लाइक द बेबी द ब्लैक वाटर। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको फंडिंग मिलती है, इनको ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं वहाँ पे, और ये जो उनको ऑब्जेक्टिव्स पे ये उन पे काम करते हैं, फिर उनकी इकोनॉमी चलती है, इतनी टेररिज्म है वहाँ पे, उस हिसाब से भी इनकी हाई गन्स है वहाँ पे, इनको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा लो। अब जहाँ पे ये बैकग्राउंड हो, और तालिबान का भी ये बैकग्राउंड हो कि वो अपने माहिदों पे या अपनी बातों पे वो स्टैंड नहीं करते हैं, जितनी तेज़ी से वो माहिदे करते हैं उतनी तेज़ी से उससे मुकर भी जाते हैं। अब ये जो 25 तारीख को नेगोशिएशन होने जा रही है, इस पे पाकिस्तान डेफिनेटली अपने कंसर्न्स तो सामने रखेगा, दूसरी साइड से भी रखे जाएंगे, लेकिन ये जो माहिदा होने जा रहा है ये आपके ख्याल में कितना देर पाओगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है कि ये ट्रेडिशनली अफगानिस्तान में जितने भी वॉरलॉर्ड्स रहे हैं उनका सर्वाइवल एक ही चीज पर है, वो है इंस्टेबिलिटी। एक तो इंस्टेबिलिटी, जितनी इंस्टेबिलिटी मुल्क में ज्यादा होगी उतनी, जिसको कहते हैं ना, बोली बोलने वाले ज्यादा आएंगे। और वो इसलिए आएंगे कि हर एक का एक अपना अपना इंटरेस्ट है, मुल्कों का मुख्तलिफ, कोई किसी अलायंस को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी अलायंस को सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। अहमद शाह जो इनके फाइटर्स थे, बहुत बड़े नॉर्थ के पंजशेर के, वो उनके बेटे को हिंदुस्तान थ्रू आउट फंड करता है इन्हीं तालिबान के खिलाफ, और फंड इसलिए करता रहा है कि ये इसने नोट किया कि फंड, अभी उन्होंने जब देखा कि ये वो पाकिस्तान पर यूज हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपने नोट किया कि वो फौरी तौर पर स्विच कर जाते हैं और फिर इसकी मदद बंद कर देते हैं और रोल चेंज करके अब कहते हैं हम तालिबान के हक में आ गए हैं, इन्हीं से बातचीत कर रहे हैं, इन्हीं के लिए अब ब्रिजेस बना रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं हम डैम बना देंगे, इन्हीं को एम्बुलेंसेस का तोहफा देते हैं। अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट में आपने नोट किया होगा कि ये इस तरह मुल्क बिहेव करते हैं। तो ये बदकिस्मती है कि वॉरलॉर्ड्स हैं, इनको फंड की जरूरत बहुत होती है, इनका अपना सर्वाइवल
ना कोई एग्रीकल्चर है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, जी। कुछ भी नहीं है वहां पर। सिर्फ उनके पास ये हथियार होते हैं जो वो एक किस्म का रेंट आउट कर देते हैं, जिसको कहते हैं टेरर वाली ऑप्शन है कि कहाँ आपने क्या सुना, हमें कितने फंड करेंगे तो हम आपको एम्प्लॉयमेंट कर देंगे। चिश्ती साहब, हम फंडिंग की बात कर रहे हैं, हम ये भी बात कर रहे हैं कि इनकी टेररिज्म जो मामलात हैं, अब इशू जो बेसिकली है, अब मैं कंक्लूड करना चाह रही हूँ अपने इस इशू को। प्रॉब्लम ये है, फॉलो द मनी एंड इट विल लीड यू टू द ट्रूथ, ये एक आम सुना जाता है। अब बेसिकली द मनी इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया। अगर हम अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, और इंडिया वहाँ पे किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट से पीछे अभी हटेगा नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पीछे हटेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान को बरास्ता अफ़गानिस्तान टफ टाइम दे रहे हैं। अब अगर अफ़गानियों के साथ निगोशिएट करना है, मामला सेटल करने हैं, तो इंडिया को कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। अब इंडिया को फंडिंग करने से बाज नहीं आना, ये जो सीज़ फायर है ये कितना इंटैक्ट रह सकता है, इंडिया को कैसे मैनेज किया जा सकता है, हमारे आने वाले दिनों में पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और निगोशिएशन टेबल पे हमारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए जिसमें हम बात कर सकें पावर ऑफ स्ट्रेंथ के साथ। देखिए, जो आप स्ट्रेंथ अपनी दो तरह शो करते हैं, एक फाइनेंशियल साइड पे इंडिया शो कर सकता है, हमने मसल शो कर दिए, और आपने जो मुहावरा बोला है, मैंने भी पढ़ा था कि जी मनी मेक्स द मेयर गो। और मैं जब छोटा था मेयर वो सिटी वाला मेयर समझता था कि शहर का जो मेयर होता है। थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मुझे पता कि MARE है, जिसका मतलब है एक बड़ी स्पेशल फीमेल हॉर्स होती है। तो वो कहते हैं कि हॉर्स को भी आपने कंट्रोल करना है, तो उसको भी मोटिवेट करेंगे तो वो हॉर्स आपके कंट्रोल में आएगा। एग्जैक्टली। तो ये फॉर्मूला यहाँ भी फिट होता है। आप फंड करते हैं, उनका जाहिर एक ज़हन बनता है, आपकी तरफ इंक्लिनेशन होती है। फंडिंग में तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 2001 से उन्होंने 3 बिलियन खर्चे, वो सरकारी, और अब पता नहीं कितने अनऑफिशियल जाएंगे। एक चीज फायदा अपने हक में जाती है इस दफा, जिसके दो पहलू हैं। एक ये है कि पहले की तरह इंडिया उतना दुनिया में अब रेलेवेंट नहीं रहा, या उतना वो नहीं वैल्यू कर अपनी गेन कर पा रहा। जो प्रेसिडेंट ट्रंप खासतौर पे उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखे, वो पहले ही आइसोलेशन का शिकार हुआ है, वेस्ट भी लिफ्ट नहीं करा रहा, रूस ने भी साथ नहीं दिया इस दफा हमारे एस्केलेशन में हिंदुस्तान का। तो वो एलिमेंट ऑफ एक लेस रेलेवेंस हुई है, जो वो चाहता था पाकिस्तान को लेस रेलेवेंट कर दे। एक वो हमारे फेवर में जाता है, और एक और चीज जो फेवर में हमारी जाती है वो है चाबहार का पोर्ट। चाबहार पोर्ट पर हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया था, वो डेवलप कर रहे थे, और चाबहार ईरान के रास्ते एक बहुत इजी एक्सेस था इनटू अफगानिस्तान, जो पहले इंडिया को सपोर्ट करता था और बड़ा फेवरेबल था पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का, यानी वेपन्स देने हैं, सोल्जर देने हैं, कॉन्ट्रैक्टर भेजने हैं, जो भी करे। अब वो उनकी लग्जरी नहीं रही हिंदुस्तान के पास। तो मुझे एहसास होता है कि क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक दफा कह दिया, कल जो उन्होंने बयान दिया कि जी मैंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ट्रेड करो वरना मैं ट्रेड बंद कर दूंगा और ये करूंगा, और अब हमला नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो आपके व्यूअर्स आखिरी जुमले के तहत मैं ट्रेड का भी एक कंपैरिजन बता दूं। हिंदुस्तान और अमेरिका का ट्रेड आपस में सालाना 140 बिलियन से प्लस है, 140 बिलियन से ज्यादा एनुअल ट्रेड है। पाकिस्तान 9.2 बिलियन है सिर्फ। तो आप इमेजिन करें स्टेक्स किसके हाई है। अगर ट्रेड अमेरिका का लूज होता है तो इंडिया का तो बहुत बड़ा स्टेक है। सिर्फ IT सेक्टर हिंदुस्तान पूरी दुनिया से $286 बिलियन पर एक साल में कमाता है, जिसमें ज्यादातर अमेरिकन उसमें सॉफ्टवेयर और IT का सेक्टर जो सपोर्ट करता है। तो इंडिया के स्टेक बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट अपना इन्फ्लुएंस कंटिन्यू करे और अपना प्रेशर यूज करते रहें कि स्टेबिलिटी लाए, और इंडिया पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड पर ना थ्रेट करे, उसमें ऐड कर लें सऊदी अरब फैक्टर, जिसके साथ हमारा अभी डिफेंस पैक्ट हुआ है कि हम अगर उन पर हमला हुआ तो हमारे पर, तो हमें सऊदी अरब को ऑन बोर्ड लाना चाहिए कि जनाब अब आपके होते तालिबान का आपका बड़ा इन्फ्लुएंस है इन पर, इनको मना करें। और आखिरी मुल्क एक चाइना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका बहुत इन्फ्लुएंस है। चाइना का भी यहाँ पर उन्होंने भी एक एम्बेसी अपनी खोली है बगैर एक्सेप्ट किए हुए, उनका भी इन्फ्लुएंस। ये सारे तीनों, चाइना, सऊदी अरब और अमेरिका, ये अगर इन्फ्लुएंस करें तो ये तालिबान रुकेंगे। अदरवाइज सिर्फ फाइनेंशियल अगर इंसेंटिव की बात करें तो वो मैंने पहले अर्ज किया कि हिंदुस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में है फंड करके, जिसको कहते हैं हायरिंग टेरर ऑन रेंट। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात करेंगे कि हमारे मुल्क में सियासी जमातें क्या कर रही हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।